वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज हम देखेंगे मौर्य कला के बारे में। ये क्लास नोट्स है और जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 1 होता है उसमें उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप और पढ़िए, देखिए और फिर एनालाइज कीजिए। ये क्लास नोट्स है। आइए पढ़ते हैं। कला किसी काल के मानवीय कल्पनाओं के मूर्त रूप को प्रदर्शित करता है। भारतीय इतिहास में कला परंपरा का विकास सिंधु सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ, परंतु अस्थायी एवं निरंतर कला परंपरा का विकास मौर्य काल से ही माना जाता है, क्योंकि मौर्य काल से पूर्व लकड़ी एवं मिट्टी के कला रूपों का विकास हुआ, जिसमें निरंतरता का अभाव रहा। मौर्य कला शैली जहाँ स्थानीय एवं भारतीय परंपरा शैली एवं विदेशी ईरानी शैली को सम्मिश्रित रूप में प्रदर्शित करते हैं, जबकि इस पर कहाँ तक ईरानी प्रभाव है, यह एक विमर्श का विषय है। कला समीक्षकों के अनुसार मौर्य काल में समृद्ध राजनीतिक स्थिति में कला के विविध रूपों का विकास हुआ। राजकीय संरक्षण में जहाँ स्थापत्य कला को प्रधानता दी गई, वहीं स्थानीय लोक कला में मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। पहला, स्थापत्य कला। शक्तिशाली केंद्रीय शासन व्यवस्था के दौरान स्थापत्य कला के विविध रूप राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं विहार का अभूतपूर्व विकास हुआ। क, राजप्रासाद। मौर्य कला में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित राजप्रासाद, जो पाटलिपुत्र में स्थित है, अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। 80 स्तंभों वाला सभा भवन, लकड़ी के फर्श एवं छत, 140 फीट लंबा, 120 फीट चौड़ा राजप्रासाद की प्रमुख विशेषता थी। यूनानी यात्री एरियन ने इसकी भव्यता की तुलना सुसा एवं एकबतना मध्य एशिया के राजप्रासादों से की है। चीनी यात्री फाहियान ने तो इसकी तुलना देवताओं द्वारा निर्मित राजप्रासाद से की है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की विशेषताओं का वर्णन किया है। स्तंभ। स्तंभ कला परंपरा का विकास भारत में मौर्य काल से ही हुआ। अशोक ने इसका निर्माण मुख्यतः धर्म के प्रचार के लिए करवाया और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित करवाया। इन स्तंभों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एकाश्म पत्थर से बना हुआ। दूसरा में चुनार एवं मथुरा के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। तीसरा, चमकदार पॉलिश का प्रयोग। चौथा, इसकी संरचना विशेषता को निम्न आकृति में देख सकते हैं। इस आकृति को आप देख सकते हैं। एक बार आइए फिर से ऊपर से देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आप जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इस फॉर्मेट को आप याद रखेंगे, तब जब आप एग्ज़ाम में लिखना शुरू करेंगे तो यदि ये फॉर्मेट आपको आपके दिमाग में याद रहता है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो एक बार आइए और पढ़ लेते हैं। कला किसी काल के मानवीय कल्पनाओं के मूर्त रूप को प्रदर्शित करता है। भारतीय इतिहास में कला परंपरा का विकास सिंधु सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ, परंतु अस्थायी एवं निरंतर कला परंपरा का विकास मौर्य काल से ही माना जाता है, क्योंकि मौर्य काल से पूर्व लकड़ी एवं मिट्टी के कला रूपों का विकास हुआ, जिसमें निरंतरता का अभाव रहा। मौर्य कला शैली जहाँ स्थानीय एवं भारतीय परंपरा शैली एवं विदेशी ईरानी शैली को सम्मिश्रित रूप में प्रदर्शित करते हैं, जबकि इस पर कहाँ तक ईरानी प्रभाव है, यह एक विमर्श का विषय है। कला समीक्षकों के अनुसार मौर्य काल में समृद्ध राजनीतिक स्थिति में
कला के विविध रूपों का विकास हुआ। राजकीय संरक्षण में जहाँ स्थापत्य कला को प्रधानता दी गई, वहीं स्थानीय लोक कला में मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। स्थापत्य कला। शक्तिशाली केंद्रीय शासन व्यवस्था के दौरान स्थापत्य कला के विविध रूप, राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं विहार का अभूतपूर्व विकास हुआ। राजप्रसाद। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित राजप्रसाद पाटलिपुत्र में स्थित अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। 80 स्तंभों वाला सभा भवन, लकड़ी के फर्श एवं छत, 140 फीट लंबा तथा 120 फीट चौड़ा राजप्रसाद की प्रमुख विशेषता थी। यूनानी यात्री एरियन ने इसकी भव्यता की तुलना सूसा एवं एकबतना मध्य एशिया के राजप्रसादों से की है। चीनी यात्री फाहियान ने तो इसकी तुलना देवताओं द्वारा निर्मित राजप्रसाद से की है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की विशेषताओं का वर्णन किया है। दूसरा, स्तंभ। स्तंभ कला परंपरा का विकास भारत में मौर्य काल से ही हुआ। अशोक ने इसका निर्माण मुख्यतः धर्म के प्रचार के लिए करवाया और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित करवाया। इन स्तंभों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एकाश पत्थर से बना हुआ, चुनार एवं मथुरा के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, चमकदार पॉलिश का प्रयोग। इसकी संरचना विशेषता को निम्न आकृति में देख सकते हैं। तो इस आकृति को भी बनाना है आपको, फिगर को भी। फिर आगे देखते हैं। स्तूप। स्तूप कला रूप का निर्माण मौर्य काल से पहले से चला आ रहा था। इस पर व्यवस्थित संरचनात्मक रूप मौर्य काल के दौरान ही प्राप्त हुआ। स्तूप वास्तव में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। हालांकि इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। फिर भी सांची स्तूप, भरहुत स्तूप, केसरिया स्तूप मौर्य काल में बने प्रमुख स्तूप हैं। इसकी संरचनात्मक विशेषता को निम्न आकृति में देख सकते हैं। ये स्तूप है और इस फिगर को आपको बनाना है, देख लीजिए आप। अगला, विहार। विहार मुख्यतः भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे। मौर्य काल में पहाड़ों को काटकर गुफा विहारों का निर्माण कराया जाता था। गया के बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी में गुफा विहार के प्रमाण मिलते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने करवाया था। सुदामा, कर्ण चौपर, गोपी, वर्थिका, विश्व झोपड़ी आदि इन गुहा विहारों के उदाहरण हैं। ये गुहा विहार वर्गाकार एवं आयताकार रूपों में बने हुए थे, जिनके दीवारों एवं छत पर चमकदार पॉलिश किया गया था। दूसरा, मूर्ति कला। मौर्य काल के दौरान मूर्ति कला के रूप में भी कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस काल में विकसित मूर्ति कला को 2 वर्गों में विभाजित कर देखा जा सकता है। में स्तंभ के ऊपर। स्तंभ के ऊपर मूर्ति कला का विकास राजकीय संरक्षण में हुआ। इसमें मुख्यतः पशुओं की आकृति की प्रधानता दी गई। सिंह, हाथी, बैल आदि प्रमुख थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध शेर की मूर्ति है, जो सारनाथ स्तंभ से प्राप्त हुई है। 4 शेरों की ये कलात्मक मूर्ति कला के अद्भुत रूप को प्रदर्शित करते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वतंत्रता के उपरांत इस शेर की आकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया तथा इसके नीचे अंकित 24 तिलियों वाले चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के मध्य अंकित किया गया। प्रमुख स्तंभ जहाँ से ये पशु मूर्तियाँ मिली हैं। सिंह लौरियानंदगढ़ सारनाथ से, हाथी संकीसा से, बैल लौरिया अरेराज रामपुरवा से। स्वतंत्र रूप से विकसित मूर्ति कला। केंद्रीय संरक्षण के अतिरिक्त मौर्य काल में स्थानीय स्तर पर भी मूर्ति कला का
अभूतपूर्व विकास हुआ। स्थानीय स्तर पर निर्मित यक्ष यक्षिनियों की मूर्ति लोक प्रतीकों का सूचक थी, जो आगे चलकर देवी देवताओं के रूप में प्रचलित हुई। कलात्मक रूप से निर्मित ये मूर्तियाँ अपने आप में जीवंत प्रतीत होती है। इन पर की गई चमकदार पॉलिश इन्हें और सुंदर रूप प्रदान करती है। इनके प्रमुख साक्ष्यों की निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। दीदारगंज पटना यक्षिनी की मूर्ति, बुलंदीबाग पटना नारी एवं बालक की मूर्ति, लोहानीपुर पटना जैन तीर्थंकर की मूर्ति, परखम मथुरा यक्ष की मूर्ति, धौली उड़ीसा हाथी की मूर्ति। और तीसरे में अन्य स्थापत्य एवं मूर्ति के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर कला के अन्य रूपों का भी विकास हुआ। मौर्य काल के दौरान निर्मित मृदभांड के कई अवशेष बिहार एवं भारत के अन्य भागों से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर निर्मित घेरेदार कुएं भी कला के विशेष रूप को प्रदर्शित करते हैं। अगर आलोचना लिखना होता है, यदि आलोचना पूछा जाएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। कुछ प्रसिद्ध विद्वान जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन आदि मौर्य कला को ईरानी कला की देन मानते हैं। मौर्यकालीन राजप्रासाद को ईरान के अखमीनिया वंश द्वारा निर्मित राजप्रासाद की नकल मानते हैं। मौर्य काल में प्रारंभ स्तंभ परंपरा को भी ईरानी स्तंभ परंपरा की नकल मानते हैं। अब तुलना यदि करना होगा तो इस प्रकार करेंगे। राजप्रासाद में लकड़ी एवं पत्थर का प्रयोग किया गया था, जबकि ईरानी कला में मुख्यतः पत्थर का ही प्रयोग हुआ था। मौर्य कला में स्तंभ एकाश्म पत्थर से निर्मित था। मौर्य कला का जो स्तंभ था वो एकाश्म पत्थर से निर्मित था। ईरानी कला का स्तंभ कई पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। मौर्य कला में जो स्तंभ था वो सपाट और चिकना था, जबकि ईरानी कला का स्तंभ जो था वो दरारीदार था। स्तंभ के ऊपर पशु आकृति देखा जा सकता है, जबकि स्तंभ के ऊपर उल्टा घंटी ईरानी स्तंभ के ऊपर उल्टी घंटी का चित्र है। स्तंभ के नीचे चौकीदार आधार का अभाव है, जबकि ईरानी में स्तंभ के नीचे चौकी का आधार है। इसमें आधार का अभाव है और इसमें चौकी को ही आधार बनाया गया है। अब लास्ट में निष्कर्ष या समीक्षा लिखना होता है, तो इस प्रकार लिखेंगे। मौर्य काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकीकरण के दौर का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मौर्य काल में विकसित मौर्य कला भारतीय कला परंपरा का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। इस काल के दौरान विकसित कला परंपरा आज भी कला प्रेमियों के मध्य प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो ये था ये मौर्य कला के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बीपीएससी मेंस से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे और भी मिलेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।